तो अभी हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, इसमें टोटल हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स हैं, क्या क्या है वो? पहली जो एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फॉर्मूला को डील करेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड एक्सरसाइज है सेक्शन फॉर्मूला पे, और थर्ड जो एक्सरसाइज है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ऐसे बोलो। तो इसमें से ये वाला हमारे सिलेबस में है, ये वाला सिलेबस में है, ये वाला इस साल सिलेबस से रिमूव्ड है, रिमूव्ड फ्रॉम करंट सिलेबस। तो इन दोनों को तो हमने कर लिया है, बस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं जो हमें करने हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से नहीं करेंगे अभी, हम पहले दोनों टॉपिक से करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाकी हैं जो हमको करने हैं। ये वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। आपके वॉइस ब्रेक हो रही है। यस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, इसका क्या करते हैं हम, बस फॉर्मूला देख लेते हैं सर, कैसे अप्लाई करते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस नहीं आ रही आपकी। क्यों हो रहा है ऐसे? से आउट है, थर्ड फार्मूला सिलेबस से आउट है, बट ये फार्मूला तुमको आगे जरूरत पड़ने वाली है। अगर क्लास 11th में मैथ्स लेना है तो ये फार्मूला एटलीस्ट आना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस कितने करने हैं वो तो बात की बात है। तो ये फार्मूला हम समझ लेते हैं, बस फार्मूला है क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, ताकि अगले साल जब मैथ्स लो तो उसमें ये फार्मूला परेशान ना करे। ओके, तो देखो थर्ड फार्मूला बस डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम लोग कोई सा भी। ये देखो, इमेजिन करो एक ट्रायंगल है, हमें एग्जिट करके ABC। तो ये ट्रायंगल है ABC, x1 y1 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 और ये रहा x3 y3। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ट्रायंगल ABC यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बन के आता है। यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो एरिया है ना वो कैलकुलेट करके नेगेटिव भी आ सकता है, x1 x2 की वैल्यू नेगेटिव तो होती ही है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ना आए, इसके लिए हम यहाँ पे ये सिंबल बनाते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं मॉडुलस। ये मॉडुलस है, या इन शॉर्ट इसको मॉड बोला जाता है। ये मॉड है। मॉड का मतलब क्या होता है, वो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो बाहर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आता ही है। तो मॉडुलस एक टेक्निक है जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ओके, तो ये फॉर्मूला मॉड के अंदर यूज करो, ज्यादा बेटर है। मैं तो बोलूंगा मॉड के अंदर ही यूज करो, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट अगर होने वाला होगा तो वो अपने आप पॉजिटिव कर लेगा। मॉड का मतलब क्या होता है, तो मॉड की एक डेफिनेशन होती है। मॉड के अंदर मान लो x है, तो ये नेगेटिव से बाहर पॉजिटिव कैसे आता है वो समझना है हमको। मॉड के अंदर कोई भी नंबर x है तो इसकी वैल्यू x होती है। कब x होती है? जब हमारा x पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो। लेकिन मॉड के अंदर जो x है वो -x होता है। कब? जब हमारा x नेगेटिव हो। कहने का मतलब 5 अगर हमको सॉल्व करना है, मॉड के अंदर 5 है, तो देखो 5 अभी इस रेंज में है ना, पॉजिटिव है, तो ये सीधा x बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर -5 सॉल्व करना है तो -5 इस रेंज में आ रहा है, देख रहे हो ना। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस ऑफ x। एक तो माइनस और दूसरा x, तब जाके ये बन जाता है 5। तो हम सीधे यहां से यहां लिख देते हैं, बीच का टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मॉड का मतलब होता है। हमने मॉड क्यों यूज किया है, क्योंकि एरिया नेगेटिव ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। समझ रहे हैं उस बात को? यस अब मान लो एक और स्पेशल केस है इसके अंदर, इफ
ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो ये केस बन जाता है ए बी सी, ए सी ये है, बी इसी पे लाई करता है, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, वैसे ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा है, तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो फिर भी अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। देखो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हो। ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो पॉइंट सी है। तो अगर बीसी को हम बेस लेते हैं, हाइट पॉइंट ए से आती है ना, तो इसका एरिया एग्जिस्ट करता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर ये पॉइंट ए बी लाइन पे, एसी लाइन पे आ जाए, तो इस ट्रायंगल में अगर पॉइंट बी यहाँ पे होता, थोड़ा सा ऊपर होता, तो इसका हाइट कुछ ना कुछ तो होता, हाइट होता कुछ ना कुछ। बट अब अगर ये पॉइंट बी इसी लाइन पे आ जाए, तो उस केस पे क्या होगा, हाइट जीरो हो जाएगा ना, ट्रायंगल की हाइट जीरो हो जाएगी। तो हाइट अगर जीरो हो जाए, बेस कुछ भी रखें, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर एबीसी कोलिनियर है, हम उसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश भी करें, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब अगर पॉइंट कोलिनियर है, एबीसी अगर कोलिनियर है, तो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में कभी कभी क्या होता है, हमको ये फॉर्म भी यूज करना पड़ता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया हमको जीरो करना पड़ता है। अब ये हाफ को उधर ट्रांसपोज करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये पूरा कितना लेना पड़ता है, जीरो लेना पड़ता है मॉड के अंदर। तो ये रिजल्ट होता है कोलिनियर का। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, चलो एक बार फिर से रिपीट करना है मुझे। सौम्या, सर नेट चला गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा वॉइस भी ब्रेक हो रहा था। देखो ये ना हमने क्या डिसाइड किया है, टॉपिक नंबर 1 और 2 तो हमने कर लिया ऑलरेडी। टॉपिक नंबर 3 जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला, ये इस साल सिलेबस से रिमूव किया गया है ना। तो उसको क्या करना है, बस हम समझ लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तुमको क्लास 11th में मिलेगा फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कोई एक दो क्वेश्चन तुमको इस पे यूज करने को मिल जाए। तो मैं नहीं चाहता ये फॉर्मूला बिल्कुल ही न्यू हो उस टाइम पे। इसके बेसिक्स जो है वो सीख लो, क्वेश्चंस करना नहीं करना वो बात की बात है। तो बेसिक्स में क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल हमने ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम ये फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है देखो, ये 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। देखो याद करने का ट्रिक क्या है, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल पे कोई भी डायरेक्शन फॉलो करो। चलो मान लो हमने ये डायरेक्शन ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, और इस पे 1 2 3 ऐसे लिख लो। सर्कल बना लिया, उस पे 1 2 3 एरो के डायरेक्शन में लिखते चले गए। अब 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 3। 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 माइनस 3, मतलब 1 के बाद क्या होगा, 2 माइनस 3। 1 के बाद 2 पे जाओगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1। 2 के पास क्या होगा, 3 माइनस 1। 2 से आगे बढ़ो, 3 पे जाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2। तो ये देखो 1 2 माइनस 3, 2 3 माइनस 1, 3 1 माइनस 2। तो ये इसको याद करने का तरीका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब ये जो साइन देख रहे हो ना, ये वाला स्टार्ट में और ये एंड में, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव भी आ जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बीच में माइनस साइन भी है। तो हो सकता है ये एरिया नेगेटिव आए, बट एरिया एक्चुअली नेगेटिव तो होता नहीं है, एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है। तो उसको पॉजिटिव करने का ये टेक्निक है, मॉड्यूलस यूज करना। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, जैसे मॉड के अंदर -5 है तो ये +5 हो जाती है, मतलब बाहर क्या आता है 5।
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, बट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाता है। अब माइंड में ये सवाल आ सकता है कि कैसे हो जाता है, तो उसके लिए मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। मॉड के अंदर अगर x है तो उसकी दो वैल्यूज होती है। मॉड x की वैल्यू प्लस x होती है, कब? जब x हमारा इस रेंज को फुलफिल करता है, या तो वो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। और मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है अगर हमारा x नेगेटिव हो। अब देखो यहाँ पे फिर से मॉड 5 की वैल्यू लिखनी है, तो 5 को चेक करो कौन से रेंज में जा रहा है, अभी इस रेंज में है, वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली ये 5 बाहर आ गया। बट अगर नेगेटिव 5 मॉड के अंदर है तो अभी हमारा ये जो x है माइनस है, वो -5 तो इस रेंज में जा रहा है, तो रिजल्ट होगा माइनस ऑफ x। तो एक माइनस फॉर्मूले वाला और दूसरा x खुद नेगेटिव था, तो दोनों मिलके हो गए +5। कहने का मतलब मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो तो बाहर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो अब मान लो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और एरिया तुम्हारा आ गया -37, तो बाहर क्या लिखोगे? 37 और उसके आगे यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। माइनस वाला नंबर तुरंत पॉजिटिव करके लिख देना है, तो ये स्टेप जो है उसको बाईपास करना है, सीधा यहां से ये लिख दोगे। इसका रीजन सबको पता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर, अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर हो जाए तो क्या होगा? तो मैंने ये बोला एरिया 0 होगा, कैसे 0 होगा वो भी समझ लो। इधर देखो, तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बेस और हाइट अगर है हमारे पास तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ये केस कंसिडर करो जहां पे ए बी सी क्या है? कोलिनियर है, तो उस केस में जो हाइट होगी ना वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ए मान लो इसी बीसी लाइन पे आके रह जाए, तो अभी तो हाइट इसकी बन रही है, बट जब ये पॉइंट ए बीसी लाइन पे आ जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी, है ना। तो हाइट अगर 0 हो जाए उस केस में यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले में हाइट जो हम 0 रखेंगे तो एरिया 0। कहने का मतलब पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो एरिया उसका 0 होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम 0 रखेंगे ये मानते हुए कि एबीसी कैसा है? कोलिनियर है। तो ये वही फॉर्मूला है, इसको हमने 0 से इक्वेट कर लिया और हाफ को उस साइड ट्रांसपोज करके ये फाइनल रिजल्ट ले लिया। अगर एबीसी कोलिनियर है तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। बोलो हर चीज क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं पे भी? नो डाउट्स। चलो इसको लिख लो, जल्दी से लिख डालो इसको। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस हम सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एरिया वाला अभी नहीं कर रहे हैं। जल्दी से लिख के फिर बता दो, क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो, मैं बोलता हूं यहाँ पे लिखता भी हूं। तुम पहले ये बताओ सरकम सेंटर के बारे में नॉलेज है हल्का फुल्का? सरकम सेंटर क्या होता है? नो सर। आरफ क्या होता है सरकम सेंटर? तो पता तो पता नहीं। ओके, देखो कोई भी ट्रायंगल हो एबीसी, तो इसमें साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो जहां पे मीट करते हैं वो पॉइंट होता है सरकम सेंटर, ठीक है। तो बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, ए बी का मान लो ये हो गया, और ये मान लो एसी का हो गया, तो ये जो पॉइंट है वो सरकम सेंटर होता है, ठीक है। अब सरकम सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है वो प्रॉपर्टीज? तो सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये जो पॉइंट है वो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कैसे होता है? तो एक और प्रॉपर्टी, बीसी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये प्रॉपर्टी पता होगी। यस। तो अब देखो ये जो पॉइंट है वो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो ये पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सी और ए से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ए और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब
ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अगर ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट को सेंटर और ये डिस्टेंसेस को रेडियस लेके एक ऐसी सर्कल बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का नाम होता है सरकम सर्कल। ये जो पॉइंट है वो सरकम सेंटर है, और ये जो लेंथ आई है इक्वल, इनका नाम है सरकम रेडियस। ठीक है, ये तीन हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका सरकम सेंटर होता है, बता सकते हो कहां पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर। हाँ, बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। द सरकम सेंटर ऑफ a right angled triangle lies at the midpoint of its hypotenuse। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं अभी यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बात समझ गए? यस। ये सारी लॉजिक तो समझ में आ गया ना? इसको नोट डाउन करो पहले, यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री prove that the circumcenter of a right angled triangle lies at the midpoint of its hypotenuse। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है अभी। जितना भी बोर्ड पे है कॉपी कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व मैं कर देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है ना, और हमारे कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई एक्सिस भी 90 पे होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्स और वाई एक्सिस को चूज करना। ठीक है, कोई भी रूल हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई भी रूल अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनाना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स और वाई एक्सिस सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो यहां भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। देखो ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और अपने राइट एंगल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ना, 90 वाला वर्टेक्स, वो हम ओरिजिन पे लेके आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 वाला वर्टेक्स है उसको हम ओरिजिन पे लेके आते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये ए बी और ये जो पॉइंट है वो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पॉइंट बी जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट अभी डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा। ये एंगल 90 है, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए बी है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अपने राइट एंगल ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 वाला वर्टेक्स है वो हम ओरिजिन पे लेके आते हैं, और जो ये OB लेंथ है ना उसको A ले लेते हैं, और AB लेंथ को हम B ले लेते हैं, OA लेंथ को हम B ले लेते हैं। तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो A,0 और A का क्या हो गया 0,B। लेट
ओ बी साइड स्मॉल ए, ओ ए साइड स्मॉल बी। इससे क्या हुआ, हमको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिला a,0 और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिला 0,b। इसका थर्ड वर्टेक्स ओ है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। अब इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, ओ ए बी का जो सर्कम सेंटर होगा, वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये प्रॉपर्टी होती है सर्कम सेंटर की। एज द सर्कम सेंटर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल AOB will be equidistant from three vertices O, A and B। सर्कम सेंटर मान लिया पॉइंट P है x, y। लेट दिस बी द सर्कम सेंटर। पॉइंट P जो है वो हमारा सर्कम सेंटर है, रैंडम पॉइंट है कहीं पे भी, ये मान लिया पॉइंट P है हमारा सर्कम सेंटर। अब ये पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब P जो होगा वो O से, A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसको यूज करके हमें x और y की वैल्यू लेके आनी है, निकालनी है। तो पहले क्या करते हैं, OP इक्वल टू AP सॉल्व करते हैं। OP इक्वल टू AP सॉल्व करते हैं। चलो OP की लेंथ निकालो, कितना होगा OP? अंडर रूट, OP बताओ कितना होगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक? इक्वल टू AP कितना होगा? तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। ये पार्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। Yes. तो उसको स्क्वायरिंग करें दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे देखो रूट के अंदर क्या क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, क्योंकि जीरो का कोई मतलब है नहीं। आरएचएस पे भी रूट हट गया तो क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको आगे सॉल्व करते जाएं तो एलएचएस पे वाई स्क्वायर, आरएचएस पे ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर भी कैंसिल, इस 2by को एलएचएस पे ट्रांसपोज करो, 2by इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो एक b भी कैंसिल हो गया, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, b/2। ये बहुत ही स्पेशल रिजल्ट आ रहा है, इसको थोड़ी देर बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो y निकाल लिया, सर्कम सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सर्कम सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, OP को BP से इक्वेट करते हैं, OP इक्वल टू BP। तो OP फिर से निकालो रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीपी क्या होगा इस बार, बीपी होगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। इस बार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस 2ax को ट्रांसपोज करो, 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई a/2। x और y मिल गया हमको, तो हमारा सेंट्रॉइड जो सर्कम सेंटर मिला x, y, जिसकी वैल्यू मिली हमको a/2, b/2। तो ये पॉइंट हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, हमको यही जस्टिफाई करना है। अब देखो हाइपोटेनस जो है हमारा वो तो AB है ना, हाइपोटेनस तो हमारा AB है, तो उसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें, मिड पॉइंट ऑफ AB यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कैसे निकालोगे? तो ये हमारी AB लाइन है, A का कोऑर्डिनेट क्या है 0,b और इसका कोऑर्डिनेट है a,0। इसका मिड पॉइंट अगर C निकालें तो कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन, y कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन, तो ये a/2, b/2 आएगा कि नहीं आएगा? Yes. तो सेम आ गया ना दोनों, ये पॉइंट भी देखो वही आया है। तो P और C यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं,
यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट सी लिख लो, a/2 कॉमा b/2, देयरफॉर P जिसको हमने सर्कम सेंटर लिया था एंड C कोइंसाइड्स, और यही हमको प्रूव करना था। समझ में आया बोलो? यस। चलो कॉपी कर लो, उसको कॉपी करके बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। अभी ठीक है? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेंट्रॉइड के बारे में बताओ, कुछ पता है सेंट्रॉइड के बारे में? कुछ आइडिया है सेंट्रॉइड का? नहीं सर। ठीक है, ये सारे हम सर्कल्स में एक बार करेंगे, ठीक है ना? सर्कल्स चैप्टर में इन सबको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, फिर से समझेंगे। सेंट्रॉइड का मतलब अभी ये समझ लो, ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। मीडियंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है? तो पहली मीडियन इमेजिन करो AD है, दूसरी BE है, और तीसरी मीडियन है CF। तो ये है सेंट्रॉइड। हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। सेंट्रॉइड का मतलब समझ आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। सेंट्रॉइड जो होता है ना, डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो होता है, मान लो पॉइंट G हमारा सेंट्रॉइड है, कैपिटल G, तो सेंट्रॉइड इस मीडियन को, तीनों मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब AD जो मीडियन है वो AG/GD ये 2/1 होगा। सिमिलरली BG अपॉन GE और CG/GF ये सारे कितने होंगे? 2:1 होंगे। ये मत समझना कि AG और BG इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होगा। मीडियन की लेंथ अगर इक्वल होगी तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, लेकिन अगर मीडियन इक्वल नहीं है तो उनका रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब अगर AG 6 है तो ये वाला पार्ट 3 होगा। कौन सा पार्ट? GD। अगर AG 6 है तो GD होगा 3। अगर BG 10 है तो ये पार्ट होगा 5। अगर ये पार्ट 7 है तो ये होगा 10.5। इस तरीके से होगा। सॉरी, ये पार्ट अगर 7 है तो देख लो ये 3.5 आना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से होगा। मीडियन सेम होंगे ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, मीडियंस का रेशियो सेम होगा। इसको भी नोट डाउन कर लो, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। The question is find the coordinates of centroid of given triangle। एक ट्रायंगल यहां पे गिवन है, ABC। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2, y2 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x3, y3। ये ट्रायंगल गिवन है, हमें इसके सेंट्रॉइड का फॉर्मूला फाइंड करना है। ये कॉपी कर लिए राइट साइड वाला? यस। यस। चलो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमें वर्टेक्स दिया होगा, सेंट्रॉइड फाइंड करना है, या वर्टेक्स कभी कभी न्यूमेरिकल टर्म्स में भी दिया होगा, सेंट्रॉइड फाइंड करने को बोलेगा।
तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, पहले हम सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है, इसको याद करना है हमको, ताकि क्वेश्चंस पे हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। देखो हमारा पेपर अगर स्टैंडर्ड है तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ये मत समझना कि सब सिलेबस से बाहर का चीज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया वो भी कई बार आ चुका है, अभी जो कर रहे हैं वो भी आ सकता है। सेंट्रोइड के लिए कोऑर्डिनेट्स दे देगा, बोलेगा सेंट्रोइड फाइंड करो, 2 मार्कर आ सकता है। तो ये मत समझना सिलेबस से बाहर है, तुम्हें अगर करा रहे हैं इसका मतलब सिलेबस में है। जो हटाना है वो हटा दिया। तुमने देखा होगा एरिया पे हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। जो एकदम 100% श्योर है कि कुछ नहीं आएगा तो वो नहीं कराएंगे, बट इवन अगर एक पॉइंट भी, एक ऑब्जेक्टिव भी लगता है जो मुझे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले उसमें 3 लेक्चर लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो सेंट्रोइड के फॉर्मूले के लिए एक मीडियन हम कोई सा भी ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक मीडियन। ये मान लो हमने एडी मीडियन ड्रॉ कर लिया। अब इसी मीडियन पे ये सेंट्रोइड कैपिटल जी लाई करेगा। ओके, तो इसी मीडियन पे सेंट्रोइड कैपिटल जी लाई करेगा। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज करेंगे। इससे कमाल का क्वेश्चन क्या हो सकता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन तो ढूंढता है इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होके एक क्वेश्चन बनाता है वो। ऐसा थोड़ी ना कि तुमको एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, बोलेगा इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, नहीं ऐसा क्यों देगा वो। उसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा। तो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला भी हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी हो गया। तो चलो कैसे करते हैं, सेंट्रोइड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। एडी मीडियन कंसीडर करते हैं, यहां देखो उसका डायग्राम बनाते हैं एडी मीडियन का। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, इसके बीच में कहीं पॉइंट जी है, और ए जी अपॉन जी डी कितना है, 2:1 है। मतलब m अपॉन n ये पता है हमको 2:1 है। तो लिखते हैं इसको, ए जी अपॉन जी डी ये है 2:1, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। बट वो फाइंड करने के लिए हमें ए का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और डी का कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो पता है, तभी तो हम जी का निकाल पाएंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में x1 y1 दिया है, डी का कोऑर्डिनेट हमको पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे डी का कोऑर्डिनेट, तो डी मिड पॉइंट है बीसी का, वहां से निकाल लेंगे यूजिंग 1:1 का फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे निकालेंगे, देखो डी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो b और c के x कोऑर्डिनेट का मीन होगा, एवरेज होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये 1:1 का फॉर्मूला। तो अब निकाल लिया डी का कोऑर्डिनेट, कैसे निकला, देखो x कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहां लिख लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को, x2 प्लस x3 अपॉन 2 ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट भी y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब इस लाइन पे 2:1 का रेशियो लगाता है ना। देखो तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताओ, क्रॉस बनाना है ना, 1 के साथ इसका और 2 के साथ इसका। क्रॉस कैसे बनाते हो, 1 के साथ इधर और 2 के साथ इधर, और जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं क्रॉस उसी के साथ बनाएंगे। तो 1 इंटू x1 प्लस ये 2 इंटू ये वाला x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये तो हो गया ऊपर की चीज, नीचे क्या होगा, 2 + 1, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। आगे सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल गया सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट का, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट में क्रॉस अब y के साथ बनेगा, 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y कोऑर्डिनेट, 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। तो यहां भी 2 से 2 कट, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट मिल गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
तो अब सेंट्रॉइड कैपिटल जी, उसका कोऑर्डिनेट x, y, वो हमको मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया। कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए, मान लो ट्रायंगल एबीसी दे दिया जाए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, 1,2 -3,5 और 2,5, बोले इसका सेंट्रॉइड बताओ, 2 मार्कर क्वेश्चन। तो क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब जरूरी नहीं है कि ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तभी मीन बोलेंगे, नॉट अर्थमेटिक मीन बट मीन या एवरेज। तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट सारे ऐड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 1 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट्स ऐड करो, 2 प्लस 5 प्लस 5/3। तो कितना आ रहा है, ये तो 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 12/3 मतलब 4। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, 0,4 पे। इस पे 1 मार्कर 2 मार्कर बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे टॉपिक तुम्हें छोड़ने नहीं है, इन्हीं पे ऑब्जेक्टिव मतलब मिस हो जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो एक 1 मार्कर 2 मार्कर मिस होगा, पक्का गारंटी है, 1 मार्कर तो जरूर मिस हो जाएगा। तो 1 मार्कर के लिए हमको कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से करना है, एनसीईआरटी तो नो डाउट करना है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना वही हमको 1 मार्कर में हेल्प करते हैं। इसको कॉपी करो, स्कूल में कराया गया ये सब, नो सर। स्कूल में तो बस एनसीईआरटी कराते हैं, ठीक है, कॉपी करो उसको। सर डन। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी रखेंगे अगली क्लास के लिए। सेंट्रॉइड पे ही एक और क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो। एक ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा सा, ये ट्रायंगल एबीसी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। इसके साइड्स के मिड पॉइंट भी गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, बस साइड्स का मिड पॉइंट दिया है और उनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दिया है। साइड्स का मिड पॉइंट मान लो D है, E है और F है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC का कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है, DEF का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है प्रूव दैट the centroid of triangle ABC and triangle DEF coincides where DE and F are midpoints of sides। D किसका midpoint है, BC का, AC and AB respectively। ये क्वेश्चन है। तो ABC और DEF का जो सेंट्रॉइड होगा वो कोइंसाइड करेगा, सेम पॉइंट पे होगा, ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा? नो सर। एबीसी का तो सेंट्रॉइड निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस। अगर हमारे पास वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स हो तो सेंट्रॉइड लिखने में कितना टाइम लगेगा? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लो पॉइंट पी है, क्या होगा कोऑर्डिनेट उसका, एक्स कोऑर्डिनेट्स का मीन x3/2, फिर y कोऑर्डिनेट्स का मीन y1 प्लस y2 प्लस y3/2। ये हो गया ABC का सेंट्रॉइड। अब DEF के सेंट्रॉइड के लिए हमको DEF का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ेगा पहले। वो कैसे फाइंड होगा? सेक्शन फॉर्मूला 1:1 का रेशियो।
तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बीसी का मिड पॉइंट है वो, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये डी आ गया। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का, तो x3 प्लस x1 अपॉन 2, y3 प्लस y1 अपॉन 2। एफ का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो डी ई एफ के भी वर्टिसेस हमको मिल चुके हैं, डी का ये रहा, ई का और एफ का। अब सेंट्रॉइड निकालें डी ई एफ ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। चलो डी ई एफ के ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एवरेज होगा, किन तीनों का, डीई एफ के एक्स कोऑर्डिनेट जो है उन तीनों का एवरेज, मतलब इन तीनों का सम अपॉन में 3, और वाई कोऑर्डिनेट इन तीनों का सम अपॉन में 3। बोलो यस और नो। Yes. तो एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालें इनका, डीईएफ वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, तो देखो सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं, x1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस x1 प्लस x3 अपॉन 2, ये तो ऐड किया, अपॉन में 3। सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2, y3 प्लस y1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये तो सम हुआ, अपॉन में 3। देखते रहना। तो यहां देखो इन तीनों में न्यूमरेटर तो कुछ भी और डिनोमिनेटर इनका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, फिर सबको डायरेक्टली ऐड करना पॉसिबल है। x2, एक x2 और कहीं पे होगा, x2 प्लस, लास्ट में आपने गलत लिखा है। अच्छा ये 1 प्लस 3, ओहो 2 और 3, 3 और 1, ये 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, ये 1 और 2, ठीक है, 2 3 3 1 1 2। तो अब देखो यहाँ पे x2 और ये x2, 2x2 हो गया, x3 x3 और x1 x1, तो ये दोनों दो दो बार आएंगे, 2x1 और 2x3। अपॉन में क्या होगा, ये 2 जो एलसीएम का होगा उस 3 के साथ मिलकर 6 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, अपॉन में कितना होगा, 2 जो होगा वो 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। इनमें से 2 कॉमन करो और नीचे वाले 2 से कट कर लो, इसका भी 2 कॉमन करो, नीचे वाले से कट कर लो, तो ये भी सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखो ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड सेम आ रहा है ना, तो कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल्स के सेंट्रॉइड जो होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, ये हमने प्रूव कर लिया। इस क्वेश्चन का एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग है, देखो ट्रायंगल बना लो, कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, है ना, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके ट्रायंगल्स बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। मतलब कहने का कि एबीसी के मिड पॉइंट ज्वाइन किया, डीईएफ बन गया। अब डीईएफ साइड्स का मिड पॉइंट निकालो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करो, तो फिर एक ट्रायंगल मिलेगा। मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, इस तरीके से इन सारे ट्रायंगल्स का जो सेंट्रॉइड होगा ना वो एक सिंगल पॉइंट पे होगा, तो लास्ट में क्या होगा, पूरा ट्रायंगल एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा, और वो पॉइंट पता है क्या होगा, उसी पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड। तो इतना स्पेशल पॉइंट है ये, ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, तो लास्ट में क्या होगा, पूरा ट्रायंगल एक सिंगल पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जब मिलते चले जाएंगे तो लास्ट में पूरा ट्रायंगल एक सिंगल पॉइंट पे जाके रेड्यूस हो जाएगा, और वो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। इसीलिए सेंट्रॉइड को कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो, उसको हम ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसी भी फिगर का। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे पूरा फिगर इक्वली बैलेंस्ड होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो एक आयरन का ट्रायंगल बनाओ, लोहे का, तो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट ढूंढ लो, वहां पे एक कंपास का टिप लगा लो और खड़े कर लो, तो पूरा फिगर बैलेंस हो जाएगा। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है, सारा मास वहां पे सेंटर्ड होता है और बाकी सारा इक्वली बैलेंस्ड होता है। तो कोई सर्कल ले लो, सर्कल का सेंटर जो होता है ना वो सेंट्रॉइड होता है, तो सेंटर पे अगर एक कंपास को खड़े कर लो तो पूरा सर्कल तुम्हारे उस पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा, टिक जाएगा। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है। चलो ये कॉपी कर लो, इसके बाद हम अगले क्लास पे करेंगे। कॉपी करके बता देना, फिर जा सकते हो।